हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल एस टी मीन्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर। आज की हमारी वीडियो में हम BPCS 186 यानी कि तनाव प्रबंधन, ये हमारा प्रोग्राम है। इसको हम हिंदी में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका 13 अगस्त को पेपर है इसका। तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम देखते हैं हमारे क्या क्या हैं। तो इसमें हम टोटल देखेंगे तो टोटल इसमें 8 यूनिट है कम्प्लीटली, और उसमें सब टॉपिक तो होते ही हैं हर यूनिट में अलग अलग। तो 8 यूनिट के मैंने सारे जो टोटल जितने भी मेरे को लगता था कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे पिक कर लिए हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनको भी ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये पूरा मैंने एक बुक से कवर किया हुआ है। पूरा सारी जो PDF है ये बुक के थ्रू है। एक बुक का नाम गुली बाबा करके आती है, उससे मैंने पूरी PDF प्रिपेयर करी है ये। और आपको अगर PDF चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसके लिए, और इसके लिए कोई वीडियो भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर ठीक से, जिसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हों। तो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए मैं बना रहा हूँ इसको। देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट हाँ जी। तो ये पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, तनाव की प्रकृति का वर्णन करें। यानी कि ये बुक का नाम या प्रोग्राम जो इसका नाम है तनाव प्रबंधन, यानी कि तनाव होता क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है, इस सब के बारे में पूरा कोर्स है हमारा ये। तो उसी से रिलेटेड पहला चैप्टर का यानी कि पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बाकी हर यूनिट से मोस्टली बस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और जो फर्स्ट यूनिट है इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है मैंने उनको इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आप पूरी PDF पढ़ सकते हो, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि क्या होता है कैसा होता है, बाकी आप PDF से समझ लेना। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेस यानी कि तनाव की प्रकृति क्या होती है। तनाव को हम इंग्लिश भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं, लैटिन भाषा में ये स्ट्रिक्टस होता है ना, और इसको स्ट्रिंगर भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग हैं, इनको ठीक से पढ़ लीजिए। इसका ये जो वर्ड है, जो तनाव है, जो वर्ड है, जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हम रहना नहीं चाहते लेकिन हमें रहना पड़ता है। उसके रहने के कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी स्थिति जो हमें अप्रिय हो, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु होना या किसी अपने का दूर जाना, है ना, इस तरह से हो सकता है। तो यह मूल शब्द अनेक व्यक्तियों द्वारा तनाव अवस्था में वर्णित मांसपेशियों तथा श्वसन की कसावट तथा संकुचन की आंतरिक भावनाओं को प्रतिबिंब करता है। ये थोड़ी सी इसकी वैज्ञानिक भाषा है, इसको आप ऐसे ना लिख के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कि बड़ी बात नहीं है। तनाव को पर्यावरण की उन विशेषताओं के द्वारा भी समझाया जा सकता है जो व्यक्ति के लिए विघटनकारी होती हैं। यानी कि तनाव को हम समझाने के लिए पर्यावरण की उन विशेषताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो व्यक्ति के लिए विघटनकारी होती हैं। यानी कि दबाव कारक जो है ये होता है स्ट्रेसर, यानी कि जो तनाव को उत्पन्न करता है या तनाव को उत्पन्न करता है इंसान के शरीर में। इसको इंग्लिश में स्ट्रेसर बोलते हैं। इसके वर्ड से ही आप समझ रहे होगे कि मतलब क्या हो सकता है इसका। तो स्ट्रेसर जो है वे घटनाएं हैं जो हमारे शरीर में तनाव की उत्पत्ति और तनाव उत्पन्न करते हैं। ये शोर, भीड़, शराब, संबंध, व्यक्तिगत संबंध, या रोज़ स्कूल अथवा दफ्तर जाने की घटनाएं हो सकती हैं, है ना। बाह्य प्रतिबलक को प्रतिक्रिया को तनाव कहते हैं। यानी कि जो बाहर से जो प्रतिबल आ रहे हैं उनकी जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम तनाव बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे स्कूल में कोई घटना घटी है, वो हमारे शरीर से कोई अप्रिय या फिर जो हम नहीं चाहते उस तरह की प्रतिक्रिया को शो कर रही है। जैसे कि स्कूल में हमें रिजल्ट में हम फेल हो गए, है ना, और हम नहीं चाहते कि हम चुप रहें या किसी को दिखाएं, लेकिन फिर भी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, वो उस हिसाब से ढल जाता है कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शो कर देता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो हम उसकी हंसी से भांप लेते हैं। इसी तरह जब कोई आदमी परेशान होता है और वो बताता नहीं है तो हम उसके हाव भावों से, है ना, या उसकी हरकतों से पहचान लेते हैं कि वो परेशान है, वो तनाव में है। वही है। तो क्या है, बाह्य प्रतिबलक के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि जो बाहर से बल लगता है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसको तनाव कह सकते हैं हम। इस प्रकार जीवन में तनाव के बिना कोई भी व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों को करने या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता।
जिस तरह आवश्यकता से अधिक नमक भोजन का स्वाद खराब कर सकता है, ठीक उसी तरह अत्यधिक तनाव व्यक्ति पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि तनाव जो है व्यक्ति को काम करने पे मजबूर भी करता है। जैसे अगर आप तनाव में नहीं रहोगे तो आपकी बॉडी जो है किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेगी। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ पास होना है, कोई कंपटीशन ही नहीं है आपका, तो आप क्या पढ़ोगे? आपके अगर 33 नंबर आएंगे तो भी पास हो, 99 आएंगे तो भी पास हो, तो आप मतलब थोड़ा सा सीरियस कम होगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर प्रतियोगिता जनरेट हो रही है, यानी कि आपका कोई दोस्त है या फिर कोई आपका दुश्मन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो है और उसके मार्क्स आए हैं 45, तो आप कोशिश करोगे कि मैं 45 से ज़्यादा लेके आऊँ, है ना। या फिर उसके 80 आए तो आप कोशिश करोगे कि मैं 80 से ज़्यादा लेके आऊँ, तो आप उसमें ध्यान दोगे, पढ़ाई पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने ऊपर फोकस करोगे। सेम चीज़ है, अगर स्ट्रेस जो होता है वो ज़रूरी भी होता है, कि सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। सेम चीज़ बोल रहा है, जैसे कि नमक जो है हमारे स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक डाल देंगे तो क्या होगा, उसके भी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, उसका स्वाद खराब हो सकता है भोजन का। उसी तरह तनाव भी जीवन में अनिवार्य तत्व है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो हमारे जीवन को ख़राब कर सकता है या हमारा टाइम ख़राब कर सकता है। अच्छा, जो आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति को इसका सामना करने में अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी कि तनाव को सामना करने के लिए अत्यधिक मुश्किलें आती है इसके सामने, जैसे कि मनोवैज्ञानिक व शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही कार्यक्षमता व उत्पादकता में भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। यानी कि जो तनाव की जो स्थिति को मनुष्य अनुभव करता है, उस समय उसको मनोवैज्ञानिक, शारीरिक स्वास्थ्य या कार्य क्षमता में या उत्पादकता, यानी कि उसकी क्षमता होती है कार्य करने की, उसमें क्या होगा, गिरावट आएगी, नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तनाव पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है और इसके कई लाभ हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ लाभ कैसे होते हैं। इसलिए तनाव का प्रबंधन किया जाना और इष्टतम स्तर से नीचे रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि तनाव जो है वो बहुत हेल्पफुल चीज़ है इंसान के लिए, उसको सिर्फ जहाँ तक वो हेल्पफुल है वहीं तक रखना चाहिए हमारी बॉडी में, यानी कि उसको प्रबंधन करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए, ज़्यादा आगे ना बढ़े और ना ज़्यादा कम हो, है ना, वही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनाव के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसमें बोल रहा है तनाव जो है कितने प्रकार का हो सकता है, उसकी विवेचना करनी है हमें। तो इसमें भूमिका दी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो तनाव जो होता है, सबसे पहला होता है ये, इसको बोलते हैं हम यूस्ट्रेस सॉरी, हिंदी में बोलते हैं ये आह्लादक जनित तनाव। ये जो कोर्स प्रोग्राम है आपका, ये पहले इंग्लिश में आता था, इस साल इन्होंने हिंदी में किया है, पता नहीं क्यों किया है। ठीक है, तो यह है एक अकाल्पनिक तनाव होता है जो सकारात्मक रूप से होता है। ठीक है, जब हमें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा या प्रेरणा की आवश्यकता होती है, उस समय जो है ये यूस्ट्रेस जो है अभिप्रेरणा देता है। यानी कि जो तनाव सकारात्मक होता है ना, वो यूस्ट्रेस होता है, यानी कि इसमें हम किसी भी, इसमें इंसान की या मनुष्य की बॉडी पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा डी स्ट्रेस, इसको दुख या वेदना बोल सकते हैं। आमतौर पर हम इसी को ही स्ट्रेस मानते हैं। यह एक नकारात्मक तनाव होता है जो किसी व्यक्ति के जीवन के में प्रतिकूल घटनाओं के कारण आता है। दुख वेदना को तीव्र मानसिक आघात, व्यथा या वेदना भी कहते हैं। यानी कि ये जो है, इस डिस्ट्रेस को हम व्यथा या वेदना भी कह सकते हैं, जो थकान या दुर्घटना के कारण हो सकती है। यानी कि जो ये स्ट्रेस है, ये थकान या दुर्घटना के कारण हो सकता है। ठीक है, अगला है, इसी में ही आ गया, वेदना किसी घबरा देने वाली घटना की प्रतिक्रिया है। यानी कि ऐसी घटना जो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट दे, है ना, जो हम घबराते हैं तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसको स्ट्रेस बोल सकते हैं उसमें। अच्छा, ये जो होती है डी स्ट्रेस जो है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है तीव्र तनाव, ये तो तीव्र तनाव जो है, इसे प्रत्यक्ष रूप से देखी गई आकांक्षा के रूप में अनुभव किया जा सकता है, चाहे यह आकांक्षा भौतिक हो अथवा मनोवैज्ञानिक। आकांक्षा व्यक्तिक और कल्पित भी हो सकती है। वास्तव में यह आकांक्षा का बोध है जो अनुक्रिया को सक्रिय करता है। ऐसा तनाव अकाल्पनिक होता है और मानसिक आघात के प्रभावन से होता है। इसलिए जैसे कि बलात्कार हो गया, डाका डालना हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया या प्राकृतिक विपदा हो गई, इस तरह से होता है। अगला है चिरकालिक, यानी कि जो है क्रोनिक डिजीज़, है ना, इसमें क्रोनिक स्ट्रेस। यह है तनावपूर्ण स्थिति के लंबे प्रभावन, यानी कि तनावपूर्ण जो स्थिति होती है उसके लंबे समय तक चलता है, लेकिन इसमें जो तनाव का जो सीरियसनेस होती है वो कम होती है। यानी कि तनाव जो है लक्षण कम दिखाई देते हैं लेकिन चलते लंबे समय तक हैं। और जबकि उसका उल्टा जो है, ये जो तीव्र तनाव जो है, इसमें तनाव जो है चलता अल्प समय तक है, कम समय तक है, लेकिन उसके लक्षण जो है बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा और बहुत दर्द, यानी कि सिर में दर्द जिसको माइग्रेन बोलते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन
कम समय के लिए होता है कि 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन बस, लेकिन जो चिरकालिक तनाव होते हैं ये लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है। और अगला है इसका ये अति तनाव यानी कि हाइपर स्ट्रेस। ये ऐसा तनाव है जो उस स्थिति में आता है जब उदाहरण के लिए किसी बच्चे को उसकी सामान्य क्षमता के ऊपर कार्य संपादित करने का बाध्य किया जाता है, यानी कि जब किसी को उसकी क्षमता के अनुसार अधिक या बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्य करने के लिए बोला जाता है, तब इस तरह का तनाव हमें देखा जाता है व्यक्तियों के अंदर। यह तनाव बहुत तीव्र गति से होता है ना, और इसके कारण जो है मतलब कार्यों के जो हम क्षमता के अनुसार ज़्यादा कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, निर्धारण सीमा तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है हमें। उस तनाव को अति तनाव बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर होना तनाव की स्थिति में। जैसे कि सेवारत अध्यापक जो बहुत प्रकार के क्रियाकलापों से घिरे रहते हैं, जैसे कि जो टीचर हैं लेकिन सेवारत हैं, जो एक टीचर जो किसी क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे हैं 20 25 30 40 और टीचर है अकेला, तो उसको क्या है उस टाइम पे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कैसे कि एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, तो उसको क्या हो सकता है कि इस टाइम पे स्ट्रेस की अनुभूति हो सकती है उसको। इसका है अगला चिरकालिक तनाव यानी कि हाइपो स्ट्रेस। एक है हाइपर, एक है हाइपो, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हाइपर स्ट्रेस जो है वो तनाव की बहुत बड़ी मात्रा होती है, लेकिन जो हाइपो स्ट्रेस होता है वो नकारात्मक होता है, यानी कि बहुत कम होता है। जब होता है कि जब हम बोर हो जाते हैं ना किसी चीज़ से, जब इस तरह के तनाव की स्थिति हमें देखने को मिलती है। देखते हैं, यह वास्तव में अति तनाव का विपरीत होता है, यानी कि जो हाइपर स्ट्रेस है उसका अपोजिट होता है। चिरकालिक तनाव उस अवस्था में होता है जब कोई व्यक्ति लगातार उब जाता है। सेम चीज़ मैंने बोली, कोई व्यक्ति ऐसे व्यवसाय या कार्य में लग जाए जो जिसमें कोई भी चुनौती ना हो, या वह उब जाता है। जैसे कि प्रति वर्ष किसी अध्यापक को एक ही कक्षा में पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए तो वह उब जाएगा, है ना। सेम चीज़ है। अगला क्वेश्चन है इसमें तनाव के लक्षण। तनाव के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इसमें शारीरिक लक्षण होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, व्यवहारात्मक लक्षण होते हैं। तो इनको हम एक टेबल से पढ़ते हैं, है ना। आप मैं इसको पूरी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा पढ़ सकते हो। तो मैंने टेबल भी इसमें अटैच किया, उससे देखते हैं। तो शारीरिक लक्षण क्या हो सकते हैं, हृदय का तेज धड़कना, दिल की धमक का तेज होना, पसीना आने में वृद्धि, हाथ और पैर की मांसपेशियों में तनाव, सांस की तकलीफ, दांत पीसना, सिर दर्द, अपचन, संवेदन शून्यता, मुख सूखना, दर्द, ठंडा पसीना यानी कि पसीना ठंडा हो जाता है इसमें, है ना। हृदय की जो गति है वो तेज हो जाती है, मांसपेशियों में तनाव आता है, सांस की तकलीफ होती है, इंसान दांतों को पीसता है, सिर दर्द होता है, इसको माइग्रेन बोलते हैं। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक लक्षण भी होते हैं। वो क्या होते हैं, परेशान अनुभव करना, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, चिंता करना, निर्णय लेने में कठिनाई होना, निरंतर चलते विचार, खोयापन, यानी कि इंसान जो है लगातार इसमें मनोवैज्ञानिक जो लक्षण होते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि किसी किसी को जो है तनाव जो होता है वो हर व्यक्ति के ऊपर अलग असर करता है। यानी कि किसी को दर्द ज़्यादा होता है, कोई टेंशन ज़्यादा लेता है, यानी कि वो चुप चुप सोचता रहता है, वही है। तो मनोवैज्ञानिक तनाव जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो देखे जाते हैं हमारे यहाँ। तो अगला इसका पॉइंट है संवेगात्मक, यानी कि दुश्चिंता, अवसाद, गुस्सा, अपराध बोध, ये जो है संवेगात्मक है सारे पॉइंट। ये एक मिनट, हाँ, यानी कि दुश्चिंता, अवसाद, गुस्सा आना, अपराध करने की इच्छा होना, ईर्ष्या, शर्म आना, अधीरता, है ना, आत्मघाती भावना यानी कि सुसाइड करने की जो होती है, मन में ख्याल आते हैं ना, उसको वो किस में आते हैं, संवेगात्मक में आते हैं। अगला है व्यवहारात्मक प्रभाव। व्यवहारात्मक में क्या है, इसमें प्रभावशाली प्रदर्शन में कमी आती है, यानी कि जो इंसान जो अपनी कैपेसिटी है जिस पर वो काम करता है उसमें गिरावट आती है ना। धूम्रपान या शराब या अन्य ये जो नशीले पदार्थ होते हैं इनका उपयोग करने की इच्छा होती है ना। दुर्घटना की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है इसमें, है ना। चिंताजनक व्यवहार होता है, यानी कि पैर चलाना, नाखून काटना, इस तरह का। भूख में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। नींद का बढ़ना या कम होना आम होता है इसमें। डर लगता है इंसान को, तेज़ी से भोजन करता है इंसान, या तेज़ चलता है या तेज़ बोलता है। समय खराब प्रबंधन, यानी कि खराब समय प्रबंधन, जो समय को प्रबंध करने को, समय को मैनेज करने की जो उसकी टेक्निक होती है, या जो जिस तरह से वो मैनेज करता है उसमें बहुत ज़्यादा खराबट आती है, यानी कि लेट तक सोना, या फिर सोना ही नहीं है, लेट तक जाग रहे हैं, है ना, इस तरह से। वाणी भाषण में अशुद्धियाँ, यानी कि बोला कुछ, मुंह से निकला कुछ, जुबान लड़खड़ा रही है, इस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं ये किसमें आती है, व्यवहारात्मक लक्षण होते हैं, यानी कि जो इंसान के व्यवहार में चेंजेस होते हैं। मतलब बारंबारता की
जांच, अच्छा बार बार किसी भी चीज़ को बार बार जांच करना, यानी कि अभी देखा पेज टर्न किया भूल गए, फिर चेक करो उसको पीछे आके। इस तरह के होते हैं लक्षण इसके तनाव के। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट यूनिट जो थी उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, सॉरी नहीं, उसी का क्वेश्चन है अभी भी ये, तनाव के मुख्य स्रोत। हाँ सेम क्वेश्चन है ये। तो हमारा क्वेश्चन है, तनाव के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें, सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप तनाव की व्याख्या कीजिए, कुंठा से आप क्या समझते हैं। यानी कि 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, इन सबका सेम एक का एक आंसर होगा, उसको देखते हैं क्या होता है। तनाव के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। पहला है कुंठा। कुंठा तब घटित होती है जब किसी व्यक्ति के लक्ष्य उन्मुख व्यवहार में को विफल कर दिया जाए, यानी कि जो किसी व्यक्ति का लक्ष्य है और उसको विफल कर दिया जाता है तो उस टाइम पे कुंठा की अवस्था उत्पन्न होती है। मंगल कोई एक इसमें चिंतक हैं जो तनाव मैनेजमेंट में अपने तथ्य रखते हैं, यानी कि तनाव मैनेजमेंट जो विषय है इसमें आप चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा है कि पर्यावरणीय बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला, दोनों भौतिक और सामाजिक और आंतरिक कारक जैसे व्यक्तिगत सीमाएं, जैविक स्थितियां और मनोवैज्ञानिक बाधाएं हमारी आवश्यकताएं, उद्देश्यों और प्रयासों को कुंठित कर सकती हैं। यानी कुंठा जब होती है जब मनुष्य का जो लक्ष्य है उससे विफल कर दिया जाता है, यानी कि वो चाहता कुछ है और होता कुछ है, इस तरह के। अगला है उद्देश्यों का संघर्ष, यानी कि जो उद्देश्य लेता है इंसान, जैसे कि डिसीजन जो लेता है इंसान, उसमें क्या होता है, संघर्ष लेना पड़ता है। संघर्ष किस तरह का हो सकता है, संघर्ष भी 4 तरह के होते हैं। ये पहला होता है उपागम। उपागम इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के द्वंद्व में 2 लक्ष्य होते हैं और दोनों सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको आप क्या ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, नौकरी रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 2 समान स्कूलों में किसी अध्यापक की नौकरी मिलती है ना, स्कूलों में उसको चॉइस दी जाती है, तो वो सकारात्मक तनाव होगा, क्योंकि उसमें उसको कुछ परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों जॉब जो है अध्यापक की है, दोनों में सैलरी सेम है, पे स्केल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है बस स्कूलों में डिसीजन करना है कि कौन सा स्कूल लेना चाहिए उसको, है ना। इस तरह की होती है, इसको बोलते हैं उपागम उपागम द्वंद्व, है ना। यानी कि उपागम उपागम संघर्ष। उपागम क्या होता है, एक डिसीजन, यानी कि एक वे जिस पे हम चल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ 2 वे सामने आ गए हमारे, लेकिन अगर हम किसी एक पे जाते हैं तो वो गलत नहीं होगा, दोनों ठीक हैं। इस ये होता है उपागम उपागम। इसमें क्या दोनों जो हमारे उपागम है वो सकारात्मक होते हैं। अगला है परिहार परिहार द्वंद्व। अगले प्रकार के इसमें जो है जो उद्देश्य होते हैं वो टकराव होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, दोनों नकारात्मक होते हैं, है ना। उपागम उपागम जो है उसमें क्या था कि दोनों लक्ष्य सकारात्मक थे, लेकिन इसमें क्या है दोनों लक्ष्य नकारात्मक हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ सकता है कि क्या वह बेरोजगार रहना चाहता है या किसी औसत नौकरी लेना चाहता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो एक चैलेंजिंग जॉब करना चाहता है, लेकिन उसको हमने 2 ऑप्शन दिए कि या तो बेरोजगार रहो या फिर कोई साधारण सी औसत कंपनी में जॉब करो, तो उसकी दिलचस्पी किसी में नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, दोनों ही नकारात्मक प्रभाव हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस लेगा। अगला है उपागम परिहार द्वंद्व, है ना। इसमें क्या है, एक चीज़ सकारात्मक एक चीज़ नकारात्मक, सेम है, समझ गए आप इसको भी। इसमें क्या है कि यहाँ एकल लक्ष्य है, अच्छा सॉरी, एकल लक्ष्य है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। उदाहरण के लिए विदेश में नौकरी करने के लिए व्यक्ति को अवसर मिला, लेकिन वो उत्साहित भी है, लेकिन वो इस तथ्य को लेकर चिंता में भी है कि उसके मेरे बाद मेरे परिवारजनों का ध्यान कौन रखेगा, है ना। अगर आपको भी किसी विदेश में एम्बेसी में जॉब मिलती है तो आप उसके लिए उत्साहित तो होंगे कि मेरे को वहाँ जाना है, मैं वहाँ जॉब करूँगा, पूरी दुनिया में घूमूंगा, लेकिन आपके मन में एक चिंता भी रहेगी कि मेरे वहाँ जाने के बाद मेरे परिवारजनों का, मेरे माता पिता का, मेरे बीवी बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। अगला है दोहरा उपागम परिहार द्वंद्व। इसमें क्या है, ऐसी संभावना भी हो सकती है कि हमारे द्वारा सामना किए गए द्वंद्व काफ़ी जटिल हैं और वे आग्रह और परिहारों द्वंद्वों का संयोजन है। इस द्वंद्व में व्यक्ति को उन विकल्पों में से चुनना होता है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए छात्र को 2 शैक्षिक अवसरों के बीच चयन करना पड़ सकता है। पहला, संगीत को अपनाना। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके सामने 2 ऑप्शन है, जिसमें एक होता है इससे आप खुश हो लेकिन आपके परिवार वाले दुखी हैं, और एक है कि जिससे आप दुखी हो और आपके परिवार वाले खुश हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं संगीत में अपना फ्यूचर बनाऊं, लेकिन आपके घरवाले चाहते हैं कि आप पढ़ाई में बनाओ, है ना। और अगला है कि आपके घरवाले चाहते हैं कि आप पढ़ाई में फ्यूचर बनाओ, लेकिन आप चाहते हो संगीत में, तो आपको किसी एक का चयन करना पड़ेगा, तो अपने लिए या अपने घरवालों के लिए, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है। अगला है दबाव। तो दबाव जो है तनाव का एक और स्रोत है जो बाहरी या आंतरिक हो सकता है। दबाव जो बाहरी दबाव भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है ना। आंतरिक दबाव के संबंध में मंगल कहते हैं कि अतिरिक्त दबाव स्वयं की छवि को बनाए रखने के लिए हमारे स्वयं के कारण होता है। यानी कि जो आंतरिक तनाव है वो हमारी खुद की जो छवि है उसको बनाए रखने के लिए हम खुद ही लेते हैं, है ना। जैसे कि आपके कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन है, तो आप स्ट्रेस में आओगे कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशन करूं, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो
स्टूडेंट हैं, जो क्लासमेट हैं, वो मेरे से अच्छा ना करें, तो आप क्या हो, तनाव में आओगे उसको लेके, है ना। और जो बाहरी तनाव होता है उसमें क्या होता है कि हमें क्या होना चाहिए, उस तरह की प्रवृत्ति हमारे दिमाग में आती है ना। विगत के अनुभव, है ना, बुनियादी स्वभावकता कारक, स्थिति पर नियंत्रण की धारणा के कारण तनाव व्यक्ति की प्रतिक्रिया को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी क्या है, विगत के अनुभव, यानी कि जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, है ना, इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं, इसमें जो तनाव है वो व्यक्ति के व्यवहार में, प्रतिक्रिया में निर्धारित करने में भूमिका निभाता है ना। जिसकी जो भी आपकी तनावग्रस्त प्रतिक्रिया होंगी उनको निर्धारित करता है कौन, आपका सोचना, आपका देखना, हाँ, इस तरह की आपकी जो घटना हो रही है आपके आसपास, वो आपको मतलब कि एक तरह से कंट्रोल कर रही हैं, आपकी जो बिहेवियर है, आपका जो प्रतिक्रिया है उसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ें इसमें, आप इसको क्या है, PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो, सबसे कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, बस आपको क्या है, बुक, कुछ तो स्टूडेंट्स को इसकी बुक ही नहीं मिली है अभी तक, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो आप, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा PDF, आप इसको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, तनाव के मापन के विभिन्न तरीके बताइए, है ना। इसको समझते हैं क्या है। तनाव के मापन के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक मापन। शारीरिक मापन व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनावों को पहचानने और समझने में योगदान प्रदान कर सकते हैं। व्यक्ति द्वारा तनाव के अनुभवों को समझने के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाएं, जैसे कि रक्तचाप वृद्धि, हृदय तेज धड़कन, है ना, और तेज श्वसन दर इत्यादि जो है, इन सब प्रतिक्रियाओं से क्या होता है कि इसको हम तनाव को माप सकते हैं। लेकिन इसमें एक नकारात्मक पॉइंट भी होता है कि रक्तचाप जो है वो जरूरी नहीं है सिर्फ स्ट्रेस के कारण बढ़ा हो सकता है कुछ मेडिकल उसको मतलब मेडिकल इम्बैलेंस हुआ उसकी बॉडी में, इसलिए हो रहा हो। तो इसमें जो है शारीरिक मापन जो है ये पूर्णतः मतलब कि एक्यूरेट नहीं हो सकता कभी कभी। लेकिन हम जो है मनुष्य की आसपास की घटनाओं और उसकी शारीरिक अवस्थाओं को देखकर हम लगा सकते हैं, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हुई है और जब उस टाइम पे अगर हम उसकी रक्तचाप या इन चीज़ों को नापेंगे और अगर उसमें कुछ वृद्धि होती है या फिर नकारात्मक या सकारात्मक वृद्धि होती है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेस के कारण है। अगला है इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को उस व्यवहार के नमूने के एक मापक के रूप में समझा जा सकता है जो प्रकृति में उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित है ना। इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण को मानकीकृत, है ना, विश्वसनीय और मान्य माना जाता है। उनका उपयोग तनाव को मापने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षण आत्म प्रतिवेदन सूची हो सकती है। इसमें क्या होता है कि हम आत्म प्रतिवेदन सूची, यानी कि जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, एक टेबल बनाई जाएगी, उसमें हमें सारे लक्षण दिए जाएंगे और जो लक्षण जो आपको लग रहा है कि हमारी बॉडी में महसूस हो रहे हैं उसको आपको ठीक करना होगा। उन लक्षणों के अनुसार फिर क्या करते हैं, इसका पता लगाया जाता है कि हाँ कि क्या क्या दिक्कतें हैं, है ना। उसी तरह से एक चेकलिस्ट भी हो सकती है, इसको बोल सकते हैं हम इसमें। और आत्म प्रतिवेदन सूची जो होती है, इसमें एक खासियत होती है कि इसको मनुष्य खुद प्रिपेयर करता है, नहीं खुद बनाता है। वो खुद जो अनुभव कर रहा है उसको खुद चेक करता है, खुद बताता है कि हाँ भाई ये मेरी साथ में ये घटनाएं घट रही हैं। तो तो इसमें क्या आत्म प्रतिवेदन होता है, यानी कि यानी खुद से प्रतिवेदन देना, यानी कि रिपोर्ट देना, समझिए। अगला इसका है जांच सूची, यानी कि चेकलिस्ट भी सेम है, लेकिन इसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी चिकित्सक के द्वारा किया जाता है ना। और आत्म प्रतिवेदन में क्या है कि मनुष्य खुद ही अपनी जो रिपोर्ट है वो खुद प्रेजेंट करता है। लेकिन जो जांच सूची है, चेकलिस्ट है, उसमें अन्य व्यक्ति होता है। उसके बाद आता है साक्षात्कार को हम इंटरव्यू बोल सकते हैं। वैसे साक्षात्कार तनाव को मापने के लिए एक और तरीका है ना। यहाँ व्यक्ति को आमने सामने गहन सूचना एकत्र की जाती है। साक्षात्कार को संरक्षित या असंरक्षित करने या अच्छा ठीक है, ये क्या है कि संरचित, असंरचित और अर्ध संरचित प्रकार से किया जाता है। ये मैंने कि जो साक्षात्कार है 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? संरचित, असंरचित या अर्ध संरचित प्रकार से किया जा सकता है। यद्यपि साक्षात्कार की जो सहायता से बहुत सारी प्रासंगिकता सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं, यह एक बहुत समय लेने वाला और साथ ही महंगी विधि है। साक्षात्कार जो है इसमें समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और इसमें हम मतलब पैसा ही बहुत खर्च होता है। यानी कि हमें साक्षात्कार देना है, अगर हम किसी का तनाव की या किसी भी चीज़ की पता करना चाहते हैं तो हमें एक डॉक्टर बनाना पड़ेगा, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट बनाना पड़ेगा, उसकी फ़ीस
है ना। प्लस में आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कोई व्यक्ति जो है, अगला व्यक्ति जो तनावग्रस्त है वो खुल के बात कर सके। तो ये क्या है, महंगी और समय टाइम टेकिंग है बहुत, है कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, ये हमारी जो है पहली यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। देखते हैं अभी आगे का। अच्छा, इसमें हमने पहली यूनिट ख़त्म करी है। पहली यूनिट जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें तनाव को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी की जो यूनिट है उसमें सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि अभी वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो अभी हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम बाकी की चीज़ों को भी देखेंगे, यानी कि बाकी जो यूनिट है उनको देखेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी वीडियो अभी जल्दी में ही आ जाएगी। इसका जो पूरी PDF है कंप्लीट, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच करता हूँ और अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप वहाँ पे भी आकर ज्वाइन करके ले सकते हो उसको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि मेरे लिए हेल्पफुल रही है, तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम में सारी वीडियो हैं इस पर चैनल पर मिल जाएंगी। अभी मैंने चैनल जल्दी में स्टार्ट किया है, इसलिए थोड़ी वीडियो स्लो आ रही है और मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ सब चीज़ों पर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।